जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल। जैसा कि आज से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज में डेली बेस पे साइंस हम लोग पढ़ेंगे। तो आज क्लास 6 का चैप्टर 1 और 2 दोनों लेकर चलेंगे, है ना। 1 में क्या दिया गया है, 2 में क्या दिया गया है। क्लास 6 का एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 1 और 2, है ना। अगर आपके पास बुक होगा तो आप बेहतर पढ़ सकते हैं, नहीं तो आके एक क्लास देख सकते हैं, है ना। ये पीडीएफ है और पीडीएफ में आपका बहुत कुछ शॉर्ट में भी लिखा गया है, कुछ लॉन्ग में भी लिखा गया है, लेकिन हर एक पॉइंट का मतलब बताया गया है ना। चलिए, आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 1। चैप्टर 1 शुरू करेंगे क्लास 6 का। कौन सा? तो क्लास 6 का चैप्टर 1, क्लास 6 का चैप्टर 1 हम लोग शुरू करेंगे, है ना। जिसमें इसमें इस क्लास में, इस लेक्चर में लेक्चर 1 ऐसी वैसी ऐसे हम लोग कर करके क्लास 12 तक हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से। लेकिन अभी क्लास 6 का जितना चैप्टर है उस चैप्टर पूरा पढ़ेंगे, फिर क्लास 7 में आएंगे, फिर क्लास 8 में आएंगे, फिर 9 में आएंगे, 10 में आएंगे। ऐसे हम लोग डेली बेस पे क्लास आते रहेगा, है ना। इससे पहले भी हम लोग ज्योग्राफी का लगा है, इससे पहले आपको पॉलिटी पढ़ाया है, सब प्ले लिस्ट में पढ़ा हुआ है, आप क्लास को देख सकते हैं। आइए, आज का चैप्टर जो है 6 का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 में क्या बोलता है से पॉइंट को हम समझेंगे। देखिए, लिखा गया है कि चैप्टर नंबर 1 में भोजन यह कहाँ से आते हैं। लिखा गया है भोजन यह कहाँ से प्राप्त होते हैं, या भोजन ये कहाँ से आते हैं। इसी के बारे में चैप्टर नंबर 1 में, यही चैप्टर में यही है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ना है। चलिए आते हैं। पहली पॉइंट लिखा गया है कि भोजन जो है वो हमें पौधे से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो पौधे से प्राप्त होते हैं, है ना। अगर इसका पीडीएफ जो जो जिस पीडीएफ से हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट में मैसेज करके बताएंगे, मैसेज करके बताएंगे कि आपको पीडीएफ चाहिए, है ना। और अपना हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, है ना। इसमें क्या चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर बोल रहा है कि भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होते। इसका पहला पॉइंट यहाँ पर बता भी दिया कि भोजन हमें हमें भोजन पौधे से प्राप्त होते हैं, है ना। कोई चीज हम लोग कुछ जड़ से भी लेते हैं, आपको टहनी से भी लेते हैं, पत्ता से भी लेते हैं। इस सब से बारे में हम बारी बारी से बात करेंगे। जैसे फल है, तो फल से भी हम लोग को भोजन प्राप्त होते हैं, पत्ता से भी प्राप्त होते हैं, और इसका बीच में जो आपको जड़ दिख रहा है यहाँ पर, ये आपको जो दिख रहा है, इससे भी क्या होते हैं, आपको भोजन प्राप्त होते हैं। आइए थोड़ा सा इस देखते आगे। पौधे जीवन जगत को भोजन उपलब्ध कराने वाले प्राथमिक स्रोत। क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि पौधे जो है जीवन जगत को भोजन उपलब्ध कराने वाले प्राथमिक स्रोत, क्योंकि इन्हीं खास इसी आंतरिक बनाए गए भोजन पर समस्त जीव आश्रित रहते हैं। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? प्राथमिक उत्पादक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे से हमको सब कुछ प्राप्त होते हैं, ऐसा नहीं कि पेड़ से खाली हमको फल प्राप्त होता है। पेड़ से उन्हें आमतौर पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो लिखा गया है कि हमारे भोजन के लिए, हमारे भोजन किससे प्राप्त होते हैं, तो पेड़ पौधे से। देखिए, पेड़ का पूरा ही पार्ट दिखाया गया है, और पूरा पार्ट से हम लोग के भोजन यहाँ से प्राप्त हो रहा है। ऐसा नहीं है कि खाली फले खाते हैं, हम लोग फूल भी खाते हैं, उसका तन्ना भी खाते हैं, है ना। और पत्तियां भी खाते हैं, मतलब सब लोग क्या होता है, प्राप्त होते हैं। आगे लिखा गया है चैप्टर 1 में ही कि भोजन प्राप्ति के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण किया गया। जंतुओं का वर्गीकरण, यही जो तीन गो आपको लिखा गया, एक है आपको मांसाहारी, सॉरी शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। यही आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ना है मुख्य रूप से, है ना। तो शाकाहारी किसे बोलते हैं? जैसे लिखा गया है, शाकाहारी किसे बोलते हैं? इनमें वे जंतु शामिल होते हैं जो केवल पादप पादप उत्पाद को खाते हैं। जैसे गाय है, वो पेड़ पौधा ही खाते हैं। खरगोश है जो पेड़ पौधा भी खाते हैं। आओ ऐसा भी वो है इसमें शाकाहारी, जो यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में मैसेज करके बताएंगे कि शाकाहारी में और क्या रख सकते हैं। मांसाहारी यहाँ दिखाया गया है, तो मांसाहारी में आप बोल सकते हैं कि मांसाहारी उसे बोलते हैं वे जंतु शामिल हैं जो दूसरे जंतुओं को खाते हैं, उसको मांसाहारी बोलते हैं, है ना। जैसे आपको शेर है, आपको चीता है, जो पूरा का पूरा क्या होते हैं, मांस पे निर्भर करते हैं।
वही हम लोग सर्वहारी के बारे में देख रहे हैं। सर्वहारी सर्वहारी वे जंतु जो पौधे से प्राप्त उत्पाद और जंतुओं दोनों को खाते हैं। मतलब कि शाकाहारी, सॉरी बोल रहे शाकाहारी बोल रहे हैं, पादप भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, दोनों खाते हैं। वो किस लिस्ट में आते हैं? तो सर्वहारी लिस्ट में आते हैं। तो कौन है? जैसे मनुष्य। और बहुत कुछ इसमें एग्जाम्पल में आ सकते हैं, है ना। अगर आप एनसीईआरटी पढ़े हैं, चाहे आपको पता भी है और क्या क्या आ सकता है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक ला? तो यही था आपको क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 में। मुख्य रूप से इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना था। मुख्य रूप से इसी के बारे में मांसाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वहारी, यही आपको भोजन भोजन प्राप्ति के आधार पर जंतुओं को हम लोग अलग अलग बांट देते हैं। जैसे आपसे पूछ देगा कि कुत्ता जो है, सो कुत्ता किस लिस्ट में आएगा? आपको कुत्ता इसमें आएगा कि इसमें आएगा कि इसमें आएगा, है ना। मनुष्य के बारे में हम यहाँ देख लिए। तो बिल्ली जो है, सो बिल्ली कौन सा लिस्ट में आएगा? शाकाहारी है कि मांसाहारी कि सर्वाहारी? बकरी जो है, सो किस लिस्ट में आएगा, है ना। ऐसा आप एग्जाम्पल ले लेके हल कर सकते हैं। यही आपको चैप्टर नंबर 1 था। आइए चैप्टर नंबर 2 पर हम आते हैं। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2, अध्याय 2 में आते हैं। अध्याय 1 में हम लोग बात कर लिए कि भोजन प्राप्त कहाँ से होते हैं। अब अध्याय 2 में बात करेंगे भोजन के घटक, कंपोनेंट ऑफ फूड। अब भोजन के देखते हैं क्या क्या घटक है। पहला चैप्टर में क्या समझे? पहला सीख हमको यही मिलता है कि भोजन कहाँ से प्राप्त होते हैं और कौन व्यक्ति को किस लिस्ट में रखते हैं, शाकाहारी में या मांसाहारी में या सर्वहारी में, है ना। चलिए भोजन के घटक के बारे में हम लोग देख लेते हैं। चैप्टर नंबर अध्याय 2। अध्याय 1 में आपको हालांकि वही दिया गया था जो आपको मुख्य मुख्य पॉइंट को हम चर्चा कर रहे हैं। आइए भोजन के घटक में हम लोग देख लेते हैं। देखिए लिखा गया है कि फूड कंपोनेंट को हम न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक कहते हैं। मतलब फूड कंपोनेंट को क्या बोलते हैं? फूड कंपोनेंट को क्या बोलते हैं? तो पोषक बोलते हैं। हमारे भोजन के मुख्य पोषक क्या है? हमारे भोजन में क्या क्या चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वसा चाहिए, विटामिन चाहिए और खनिज चाहिए, मिनरल चाहिए, है ना। ये सब आपको भोजन में हम लोग का चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? अब हम लोग बारी बारी सब्जी के बारे में पढ़ेंगे। आपको बारी बारी सब्जी के बारे में पढ़ेंगे। आप देख लिए ना कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक क्या क्या होना चाहिए। तो आपको कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, आपको प्रोटीन होना चाहिए, वसा होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, खनिज होना चाहिए। आई सबके बारी बारी से हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा पहले पॉइंट और पढ़ लेते हैं कि इसके अलावा जो भी यहाँ पर दिए गए हैं, इसके अलावा आपको फाइबर, जिसको रुक्षांश और वाटर भी हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं? बहुत जरूरी होते हैं, है ना। जो आपको यहाँ लिस्ट में लिखे थे, ये लिस्ट में, इस लिस्ट के अलावा भी तो हमको और चाहिए। जैसे में आपको फाइबर चाहिए और क्या चाहिए? वाटर चाहिए। फाइबर और जल को पोषक तत्वों में शामिल नहीं किया गया है, नहीं करते हैं। यही चलते इस लिस्ट में यहाँ पर लिखा हुआ नहीं था, है ना। यही चलते यहाँ लिस्ट में लिखा हुआ नहीं था, क्योंकि पोषक तत्व में शामिल नहीं होते हैं। क्योंकि इसमें कोई पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं, तो पोषक तत्व में क्यों रखेंगे? प्राप्त होता तो उसमें रखते, और नहीं प्राप्त होता तो नहीं रखते हैं। लेकिन इसका महत्व है बॉडी में। जैसे वाटर है, यह पाचन के बाद भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करता है, वाटर। जबकि फाइबर के बारे में बात कर रहे हैं कि बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। ये आपको हम फल, हरी सब्जी के बारे में बात करेंगे, इससे प्राप्त होते हैं। जैसे आपके बॉडी के अंदर कोई खाना नहीं पचा, तो उस खाना को बाहर निकालने में कौन काम करेगा? तो फाइबर मदद करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? बोलिए। चलिए आगे आते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं कि पोषक का विभाजन, पोषण का क्या कहते हैं? विभाजन। जिसे पोषक के विभाजन दो भागों में बांटते हैं। एक आपको मुख्य पोषक तत्व, मतलब कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और एक क्या? सूक्ष्म पोषक तत्व, है ना। एक माइक्रो। माइक्रो कहने का मतलब कम मात्रा में, और मैक्रो कहने का मतलब ज्यादा मात्रा में। क्या कहने का मतलब? ज्यादा मात्रा में, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा गया है पहली पॉइंट, वे पोषक तत्व जिनके शरीर को अधिकतम मात्रा में जरूरी होता है, उसे क्या बोलते हैं? तो मैक्रो बोलते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं, है ना। जैसे आपको कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा में खाना होता है, प्रोटीन भी ज्यादा मात्रा में खाना होता है,
फैट भी ज्यादा मात्रा में खाना होता है। वही सूक्ष्म मतलब माइक्रो में बात करते हैं, वे पोषक तत्व जिनकी शरीर को कम मात्रा में जरूरत पड़ते हैं, कम मात्रा में, लेकिन जरूरी है उसका, ऐसा नहीं कम मात्रा में तो नहीं, जरूरी है। जैसे आपको क्या, तो विटामिन मिनरल्स मतलब कि विटामिन और खनिज आपको कम मात्रा में खाना होता है, लेकिन खाना होता है। ज्यादा मात्रा में क्या खाना होता है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और क्या चीज, फैट। सबके बारे में चर्चा करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में क्यों जरूरी है, प्रोटीन क्यों जरूरी है, मिनरल्स क्यों जरूरी है, विटामिन क्यों जरूरी है, सबके बारे से हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। आइए, लिखा गया है कि विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। जैसे आपको पहला पॉइंट लिखा गया है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर के लिए, आपको हमारे शरीर के लिए पहली पॉइंट क्या है, इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। क्या होते हैं, ऊर्जा मिलते हैं। शरीर क्या करते हैं, ऊर्जा मिलते हैं, है ना। दूसरी क्या है कि इसको, इस कार्बोहाइड्रेट का स्रोत कहाँ से है, तो शकरकंद से लिखा गया, स्वीट पोटैटो शकरकंद से होते हैं प्राप्त, आलू से प्राप्त होते हैं, आपको गन्ना से प्राप्त होते हैं, पपीता से प्राप्त होते हैं, चावल से, मक्का से, इत्यादि इत्यादि, इतना चीज से क्या होते हैं, आपको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं। समझ में आया ना कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में क्या करता है, सबसे मुख्य काम यही है, इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा। वही आपसे सवाल आ जाएगा कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना कैलोरी मिलता है, तो आपको 4.2 किलो कैलोरी, है ना, 4.2 किलो कैलोरी। और वही अगर 1 ग्राम फैट से बात करेंगे, 1 ग्राम फैट से, तो 9.2 किलो कैलोरी मिलता है। ये चलते फैट को बोल दिया जाता है प्राथमिक स्रोत, जबकि कार्बोहाइड्रेट क्या बोल देते हैं, तो द्वितीय स्रोत बोलते हैं, है ना, किसका, एनर्जी का। आइए अगली पॉइंट पे आते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट के बारे में समझ लिए, आइए थोड़ा फैट के बारे में समझते हैं। फैट, फैट वो क्या है, से इससे भी हमारे शरीर में क्या होते हैं, तो ऊर्जा मिलता है। ये बताया हम कि 1 ग्राम अगर हम फैट लेते हैं तो कितना मिलेगा, तो 9.2 किलो कैलोरी मिलेगा। ये आपको एनर्जी ज्यादा देता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट कम देता है। ये चलते बोला जाता है कि ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत तो फैट को बोलते हैं, जबकि दूसरा क्या बोलते हैं, द्वितीय स्रोत, तो आपको कार्बोहाइड्रेट को। इसमें क्या बोल रहा है कि इससे भी शरीर को ऊर्जा मिलते हैं। क्या मिलते हैं, ऊर्जा। तो ये पॉइंट में लिखा गया है, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में फैट से अधिक ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में फैट से अधिक ऊर्जा मिलती है। अब हमने यहाँ पर पॉइंट देख लेते हैं कि हमारा फैट का स्रोत क्या क्या है, क्या क्या खाने से वो फैट मिलेगा। जैसे मूंगफली, मूंगफली खाने से, तिल्ला खाने से, मांस, मछली, अंडे इत्यादि सब जो खाने से क्या मिलते हैं, हमको फैट मिलते हैं। कोई दिक्कत, फैट, तेलीय पदार्थ कोई भी खाते थे हमको फैट मिलते हैं। आइए अगले पॉइंट में हम आते हैं। अभी हम फैट देखिए, अभी हमने क्या चीज की बात की, तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात की। किसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट। देखिए जैसे इसमें लिखा गया है, इसे आप कॉपी पर लिखने की कोशिश करेंगे, है ना। जैसे आपका पास एनसीईआरटी बुक है, बहुत बड़ा है, उसमें बहुत लेक्चर लिखा गया है, लेकिन उसी को इम्पोर्टेंट पॉइंट को छाट के आपके पास लाया गया है ना। आप बोल सकते हैं कि एनसीईआरटी का सार, सार कहने का मतलब कि मोस्ट मोस्ट पॉइंट को आपके पास लाया गया है है ना। देखिए, तो अभी हम क्या बात किए, तो अभी बात किए हम कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्लियर हो गया। अब हम लोग फैट के बारे में बात किए, तो फैट भी अब क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं प्रोटीन, किसके बारे में, तो प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन का काम क्या है, पहले देख लीजिए। प्रोटीन के बॉडी में यही काम है कि प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रखने के लिए होते हैं। क्या होते हैं, वृद्धि और स्वस्थ रखने के लिए होते हैं। अभी हम बताएं कि अल्पसंख्यक मात्रा का बहुसंख्यक में आता है, मतलब अल्प अल्प मतलब कि कम मात्रा में खाना होता है कि ज्यादा मात्रा में खाना होता है प्रोटीन। अब उसके बारे में जस्ट पीछे हम बता चुके हैं। पॉइंट क्या बोल रहा है कि प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रखने के लिए होता है। दूसरी पॉइंट क्या लिखा गया है, इसलिए इसलिए प्रोटीन को बिल्डिंग बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी कहा जाता है। बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी इसे कहा जाता है, किसे, तो प्रोटीन कहा जाता है। प्रोटीन किस किस से प्राप्त होते हैं, इसके बारे में यहाँ पर सोर्स दिए गए हैं। जैसे चना, चना गुड मॉर्निंग में आप खाते हैं, नहीं खाते हैं, हमको पता है कब नहीं खाते हैं। आप मूंग और तुअर दाल,
मटर, सोयाबीन, मांस, मछली, दूध और अंडा इत्यादि सब खाने से क्या मिलता है हमको? तो प्रोटीन मिलते हैं, है ना। देखिए, हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी बात किए कि क्या क्या खाएंगे, तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे। क्या क्या खाएंगे तो आपको फैट मिलेंगे। और क्या क्या खा रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है? तो प्रोटीन मिल रहा है ना। चलिए आगे आते हैं हम लोग। अब हम लोग वही प्रोटीन के बारे में लिखा गया है। अब हम लोग आते हैं विटामिन, जो सूक्ष्म कम मात्रा में खाना होता है। जैसे पहले पॉइंट क्या लिखा गया है कि विटामिन रोगों से हमारी रक्षा करता है। विटामिन के शरीर में काम क्या है? कि रोगों से हमारी क्या करवाते हैं? रक्षा कराते हैं। विटामिन हमारी आंख, अस्थियां, दांत, मसूड़ों को क्या करते हैं? स्वस्थ रखते हैं। क्या करते हैं? तो स्वस्थ रखे। कई प्रकार के होते हैं विटामिन, कई प्रकार के होते हैं, जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ। हालांकि ये जो आपका एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी में इतने लिखा गया है जितना आपको हम समझा रहे हैं, लेकिन हम लोग, अगर हम लोग ऑफलाइन में क्लास किए होंगे, आप ऑफलाइन में आप डी का दो भागों में बांट के पढ़े होंगे। एक पढ़े होंगे D1, एक पढ़े होंगे क्या चीज? D2। वही हम के बारे में पढ़े होंगे। एक पढ़े होंगे K1, एक पढ़े होंगे K2, है ना। ऐसे करके हम लोग बारी बारी तोड़ के पढ़े होंगे। अब इसका विटामिन देखिए, क्लास 6 है, तो क्लास 6 है तो कितना बड़ा छोटे बच्चे को पढ़ने के लिए उसी हिसाब से इसमें अरेंज किया गया है। यही चीज अगर हम लोग 11 12 में चल जाएंगे ना, आपको विस्तार मिलेगा, विस्तार से मिलेगा। जैसे 6 क्लास पढ़ना है बुक, 6 क्लास का तो उम्र बच्चा के ही सिलेबस है ना। 6 क्लास में पढ़ने के लिए आपको 10 क्लास का 10 वर्ष का बच्चा होना चाहिए, 10 12 वर्ष, 10 वर्ष 8 वर्ष का बच्चा होना चाहिए, 10 12 वर्ष का बच्चा होना चाहिए। 10 वर्ष के बच्चा को कितना समझाएगा? थोड़ी थोड़ी समझाएंगे ना। एक के बार हम इसको D2 और D4 बांटने लगेंगे तो क्या आपको कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो इसमें आपको एनसीईआरटी अरेंज करके, एनसीईआरटी बच्चे को देखते हुए इसमें अरेंज किया गया है। धीरे धीरे आप बढ़ते चलेंगे आगे की ओर तो आपको बेहतर समझ में आएगा, और बहुत कुछ इसमें आपको ऐड किया जाएगा। लास्ट टाइम 12 क्लास में, क्लास 11 क्लास 12 पढ़ेंगे ना, तो आप परिपूर्ण हो जाएंगे, पढ़ाने लायक हो जाएंगे। एनसीईआरटी आपको बोलना, समझना और समझाना तीनों सिखाता है कि कैसे इसके बारे में विचार करना है ना। जैसे आपको आपको यहाँ पर, जैसे आप क्या बोलते हैं कि हम इसके बारे में जानते हैं। देखिए थोड़ा सा हम लोग, कि आप लोग क्लास करते हैं, तो क्लास में सबसे बड़ी काम क्या होना चाहिए? देखिए, तो आपको रूटीन होना चाहिए पढ़ना। पढ़ो, पढ़ो के बाद क्या चीज? लिखो, लिखो के बाद क्या चीज? तो चिंतन, मनन, चिंतन मनन। देखिए आप समझेंगे, आपका जो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध का ही, जैसे आप गौतम बुद्ध का आप विचार जानते हैं, तो गौतम बुद्ध का विचार में यही बोलते हैं गौतम बुद्ध कि आप दो चीज करो, पढ़ो, लिखो और चिंतन करो। तो आप लोग तो क्या करते हैं कि पढ़ लिए, पढ़ने में लगता है क्या विद्वान हो गए, इधर के बारे में आप सोच भी नहीं करते हैं। यही तो आपको गड़बड़ा जाता है, इसलिए तो आपको याद हुआ नहीं करता है जल्दी। जिसके बारे में पढ़े उसके बाद थोड़ा बहुत लिखिए, लिखने के बाद आपका कि उसके बारे में विचार कीजिए, सोचिए। तो आप लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं कि आप लोग पूरा पढ़ते हैं, लोग गर्दा मचा के पढ़ेंगे, एकदम 2 बजे रात तक पढ़ेंगे। पढ़ लिए 2 बजे रात तक, 2 बजे रात तक पढ़ने के बाद आगे वाला फॉर्मूला अपना भी नहीं करता, आगे जो थ्योरी कहता है इसको बारे में देखते नहीं करते हैं। तो इसको पहले पढ़िए, पढ़ने के बाद एक बार लिखने की कोशिश कीजिए, लिखने के बाद उसके बाद सोचिए क्या हम लिखे थे, क्या था क्या नहीं था। तो हम लोग तो, आप लोग तो क्या करते हैं कि यही पढ़ते इतने विद्वान हो जाते हैं, इधर के बारे में आप देखते नहीं करते हैं, है ना। तो आपको अब कभी कभी आप लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट यहाँ पढ़ते नहीं है ये दोनों के बारे में। जैसे क्या है कि एक बार फिर से लिख लेते हैं। जैसे आप पढ़े नहीं, और पढ़े नहीं और डायरेक्ट, कुछ बच्चे लोग होते हैं कि बिना ई पढ़े हुए डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे, चिंतन करना शुरू कर देंगे, विचार करना शुरू कर देंगे। तो विचार खाक कीजिएगा, पहले उसके बारे में आप पढ़िएगा तब है ना, उसके बारे में लिखिएगा तब है ना। अब कुछ बच्चा ये भी होते हैं जो नए नए आ गए, जैसे बीपीएससी की तैयारी करने आ गए, तो गर्दा मचा देंगे। एक वर्ड पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, लिखने डायरेक्ट लिखेंगे कि हम मेन से लिखेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं होता है, पढ़ाई आपको ऐसा नहीं होगा। पढ़ाई के लिए आपको यही तीन होना चाहिए कि पहली बात कि आप उसको पढ़ो, पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत लिखो, लिखने के बाद क्या कीजिए, आपको चिंतन कीजिए, उसके बाद विचार कीजिए। चलिए आप वनडे एग्जाम तैयारी करते हैं तो आपको लिखने की जरूरी नहीं है, तो आप पढ़े,
लेकिन याद करने का फॉर्मूला ये है कि आप उसको पढ़ने के बाद आप चिंतन भी कीजिए, लिखे भी कीजिए। जैसे आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं, बीपीएससी तो बीपीएससी बोलता है, बीपीएससी में आपको मेंस में लिखना होता है, तो लिखना होता है तो लिखने का प्रैक्टिस आपको यहाँ पर करना होता है ना। तो आप वनडे एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, चलिए मान लेते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर पहले पढ़ना होगा, पढ़ने के बाद उसके बाद सोचना होगा, और बार बार एक दो बार रिपीट भी करना होगा। नहीं तो पहले बार पढ़े और लगा कि हम क्या हो गए, तो हम विद्वान हो गए, है ना। तो उसे उतना विद्वान होने से काम आपको नहीं चलेगा, उतना विद्वान होने से वो काम नहीं चलेगा। चलिए आगे क्या देख रहे थे, विटामिन हम लोग देख रहे थे। तो विटामिन में क्या बोल रहे थे हम, कि विटामिन रोगों से हमारे रक्षा करता है, पहली पॉइंट। दूसरी बात बोले कि विटामिन हमारी आंख, अस्थि, दांत और मसूड़ों को क्या करते हैं, स्वस्थ रखने का काम करता है। कई प्रकार के विटामिन होते हैं, जैसे ए, बी, सी, डी, ई और के। साथ में एक और बात लिखा गया है कि विटामिन बी के कई प्रकार होते हैं, यही कारण है इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। जैसे बी कॉम्प्लेक्स में आपको B1, B2, B3, 5 ऐसे करते करते हम लोग कहाँ तक पढ़ेंगे, B12 तक। लेकिन आप ऑफलाइन में पढ़े होंगे हमसे, तो हम क्या किए होंगे कि B17 तक बारे में बात किए होंगे। आप देख लीजिए जहां पर आप पढ़े, आप टीचर से पूछ लीजिए, क्या वो टीचर आपको 17 तक कभी पढ़ाया है। चलिए पढ़ाए होंगे तो बहुत अच्छा है, हमको तो लगा कि नहीं पढ़ाए होंगे, इस चलते हम आपको जितना हमको पास था हम आपको पूरा के पूरा दे दिए। आइए हम लोग अब बात करते हैं विटामिन के बारे में। चलिए, विटामिन ए, विटामिन ए जो है, विटामिन ए हमारी त्वचा एवं आंखों को स्वस्थ रखता है। लेकिन इसमें इतने बताया गया है क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 में इतना ही बताया गया है। आगे हम लोग चलेंगे 6, 7 में, 6, 7, 9, 10 में पहुंचेंगे ना, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम भी दिखेगा। अभी आपको विटामिन के सिर्फ इतना बताया गया है कि हमारे त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखते हैं। जैसे 11, 12 में हम लोग पहुंचेंगे, 9, 10, 11, 12 में, तो उसमें आपको विटामिन ए का आपको नाम भी मिलेगा। विटामिन ए की कमी से क्या होते हैं, है ना, विटामिन ए के ज्यादा होने से क्या होते हैं, ये सब आपको मिलेंगे। लेकिन क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 में सिर्फ इतना ही दिया गया है जितना आपके पास सामने। ऐसा मत समझिएगा ना कि आपको इतना ही हमको आता है, नहीं। आप क्लास 6 के बच्चा समझ के पढ़िए, तब पढ़ने में मजा आएगा। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी सबसे बड़ा खासियत यही है कि जो क्लास का आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, उस क्लास का बच्चा बन के पढ़ने की कोशिश कीजिए। मैं तो अब बीए फाइनल होगा, क्लास 6 को पढ़िएगा और बीए इसमें पढ़िएगा ना, तो आप खुद बीए बन जाइएगा, उड़ जाएगा। क्लास 6 में जाइए, अपने आप से क्लास 6 को ढालिए कि हम बच्चा है, हम धीरे धीरे सीखने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। आइए, इसमें बोला था कि विटामिन ए, विटामिन ए हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। इससे स्रोत क्या है, तो आम, दूध, मछली का तेल, गाजर, पपीता, ये सब विटामिन ए का स्रोत है। विटामिन सी की क्या है जी, हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करता है। क्या करता है, तो प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करता है। स्रोत क्या है, तो हरी मिर्च, नींबू, आंवला, संतरा, टमाटर, अमरूद। और इसमें जो ये जब आंवला दिख रहा है ना, ये महत्वपूर्ण है। देखिए फिर से आपको बोल रहा है कि जो क्लास 6 का चैप्टर 2 में दिया गया उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, है ना। आप क्लास 6 का एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो क्लास 6 से सब सोचना होगा, एक बार के नहीं कि सिक्स का क्लास 6 में के बाद 12 का खोजिएगा तो नहीं मिलेगा, धीरे धीरे पढ़ना होगा, है ना। आगे देख लीजिए, ये जो आंवला है, आंवला से बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन सी मिलते हैं, है ना। अब विटामिन डी क्या लिखा गया है, कि हमारी अस्थियों मतलब बोन और अस्थि और दोनों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विटामिन डी है जो अस्थि को मजबूत करने में, कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे विटामिन डी मदद करते हैं। स्रोत देख लीजिए, स्रोत तो मछली, दूध, अंडे, मक्खन, और साथ में एक और क्या है, कि सूर्य का प्रकाश, सूर्य का क्या चीज, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश से आपको विटामिन डी मिलते हैं। आगे देख लीजिए, अब हम लोग खनिज के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, तो इसमें बी कॉम्प्लेक्स के बारे में हम कहा नहीं बात किए, ये बताया कि बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो देखिए क्लास 6 में बी कॉम्प्लेक्स के बारे में चर्चा किया हुआ नहीं है, आगे चलेंगे ना
तो आपको मिलेगा, घबराने की जरूरी नहीं है। आप ये नहीं समझेंगे कि आपको हमको इतने आता है, नहीं, आप दिमाग में बिठा लीजिए कि हाँ हमको इतने आता है, क्योंकि हम कौन क्लास में है अभी, क्लास 6 में है, क्लास 6 के बारे में हम लोग सोचेंगे। और चलिए आगे देख लीजिए, यहाँ पर लिखा गया है खनिज, क्या लिखा गया है, मिनरल्स, खनिज। लिखा गया है पहली पॉइंट कि हमारे शरीर को मिनरल्स की जरूरत बहुत थोड़ी मात्रा में होती है। कौन सा मात्रा में, मतलब थोड़ी सा मात्रा में। दूसरी पॉइंट, शरीर के उचित विकास, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारा खनिज बहुत जरूरी है, मिनरल बहुत जरूरी है, मिनरल्स, है ना। जैसे आयोडीन शरीर के संतुलित वृद्धि के लिए जरूरी, मछली, पालक, अदरक आयोडीन के लिए प्राप्त करने के लिए अब ये चीज क्या करना होगा, खाना होगा। फास्फोरस भी जो है खनिज, वो दांतों एवं हड्डियों को मजबूत करते हैं। और जरूरत जरूरत क्या है, जरूरी में दूध, केला और अलसी, चावल, ये सब को फास्फोरस के लिए। लोहा के बारे में बात करते हैं तो आरबीसी का नाम सुने होंगे, रेड, आपको लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में मदद करता है लोहा। इसके लिए क्या क्या चाहिए, तो पालक, पपीता, सेव। कैल्शियम के लिए बात कर रहे हैं तो कैल्शियम में हड्डियों की मजबूती, हड्डी को मजबूती प्रदान करता है। इसके लिए स्रोत क्या क्या चाहिए, तो दूध चाहिए और क्या चाहिए, अंडा चाहिए। तो ऐसे हम लोग बारी बारी से इसके बारे में पढ़ेंगे। आइए हम लोग आते हैं फाइबर। फाइबर जो है, फाइबर के बारे में बताएं कि जो शरीर में भोजन नहीं पचते हैं उसको निकालने की में मदद करता है, बॉडी से बाहर निकालने में। इसे यहाँ लिखा गया है कि कोई पादप, कोई पोषक प्रदान नहीं करते, लेकिन बिना पचे भोजन को बाहर निकालने के लिए जरूरी होते हैं। इसे कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं होता, इसे कोई पोषक तत्व नहीं मिलेगा, लेकिन जो भोजन बॉडी में नहीं पचा है उसको निकालने में कौन मदद करता है, तो फाइबर आपको मदद करेगा, है ना। ये आपको काम है, इससे कोई फायदा इससे आपको मिलेगा नहीं, लेकिन जो भोजन पचा नहीं उसको निकालने का काम करता है। इनकी पूर्ति पादप पदार्थों से होती है, जैसे फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सब खाने से क्या होता है, तो आपको फाइबर मिलते हैं। फाइबर में पता चल गया। जैसे आपको कभी कभी क्या होता है कि आपको बार बार आपको खाना पचा नहीं, बार बार आपको बाथरूम दौड़े पड़ रहा है, तो डॉक्टर आपको पानी चढ़ाता है। उससे भी आपको साथ साथ डॉक्टर ये भी बोलता है कि आपको लूज मोशन हो गया, तो आप क्या करेंगे कि फल खाने के लिए बोलता है डॉक्टर। या अनपच हो गया, या आपको पच ही नहीं रहा है, तो फल खाने के लिए डॉक्टर बोलता है, फल खाइए, हरी सब्जी खाइए, ताकि आप क्या करेगा, फाइबर मिलेगा जो बॉडी से बाहर निकलने का काम करेगा, है ना। आइए थोड़ा सा इसके बारे में और देखते हैं। और अभाव में जन्म रोग, अब हम बोल रहे हैं कि इसे जो खाए, इसका कमी की वजह से क्या क्या हो सकते हैं, पोषक तत्व जो है इसका अभाव से हमारे शरीर में क्या क्या हो सकते हैं। जैसे लिखा गया है कि लंबे समय तक जब शरीर में पोषक तत्वों का अभाव होता है तो एम, एम, अभावजन्य रोग होते हैं। कैसा होते हैं, अभावजन्य। मैंने बोल रहा है कि जब लंबे समय तक पोषक तत्वों की बॉडी में कमी हो जाएगा तो इसका कमी के कारण रोग हो जाते हैं। अब कैसा रोग हो सकता है देख लीजिए। जैसे पहला पॉइंट लिखा गया है कि प्रोटीन की लंबे समय तक कमी होने से शरीर की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, मतलब रुक जाती है। चेहरे पर सूजन होने लगते हैं, बालों का रोग का उड़ना हो जाता है, मतलब बाल झड़ना हो जाता है प्रोटीन की कमी से, है ना। अलग अलग कमी होगा तो आपको क्या होगा, नुकसान होगा। जैसे दूसरी पॉइंट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों लंबे समय तक अगर आपको अब्सेंट है, नहीं मिल रहा है, तो शरीर का विकास रुक जाते हैं। ये सब आपको विटामिन, प्रोटीन, जैसे आपको, जैसे हम लोग बात करते हैं कि विटामिन, तो विटामिन ना खाने से भी अनेक प्रकार के बीमारी होते हैं। और विटामिन ज्यादा खा ले तो बीमारी होगा, तो नहीं। कुछ ऐसा भी जो चीज है जो ज्यादा खाने पर नहीं उगते हैं, लेकिन न खाने पर आपको बॉडी में आपको अनेक प्रकार की बीमारी देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो आज का हम लोग क्लास हम लोग यहीं, आपको क्लास में हम लोग देख लिए, क्या देखे क्लास में, पर देख लीजिए फिर से यहाँ पर। क्लास में हम लोग यही देखे कि क्लास में आपको आपको अध्याय अध्याय या अध्याय हम लोग अध्याय 1 बात किए, और अध्याय कितना बात किए, 2। क्लास जो 6 का एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का 2 चैप्टर देख लीजिए। एनसीईआरटी पढ़ने का सबसे बड़ा खासियत क्या है, एनसीईआरटी आप लाइन से पढ़ लीजिएगा तो ऐसा नहीं होता है। आप क्लास 6 के पढ़ रहे हैं ना, तो आपको क्लास 6 का बच्चा बनना होगा, क्लास 6 का बच्चा बनना होगा। यानी कि 12 में है,
और बीए फाइनल है, और बीए के बच्चा बन के हम लोग एनसीईआरटी का क्लास 6 पढ़ रहे हैं, क्लास 7 पढ़ रहे हैं। नहीं, क्लास 6 का बच्चा जो क्लास 6 में है, उसको उम्र कितना हो रहा होगा? आपके भर उम्र हो रहा होगा। आपको तो 20-25 उम्र हो रहा था, आपके भर बच्चा हो रहा हो। नहीं, बच्चा की उम्र भी कम है, तो और उसका दिमाग भी कम है, सोचने की कैपेसिटी कम है। जितना आप सोच सकते थे उतना आप उस 6 क्लास में नहीं सोच सकते थे। तो जिस अब जो एनसीईआरटी जो अरेंज किया गया है, वो उस बच्चा को सोच समझ किया गया है जो बच्चा कौन क्लास में है? 6 क्लास में है। 6 क्लास में कितना सोच सकता है बंदा, बच्चा, उस हिसाब से अरेंज किया गया है ना। तो आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ने के लिए आपको क्लास 6 का बच्चा बनना होगा। क्लास 6 का बच्चा बन के समझ के आपको समझना होगा। नहीं कि 12 में आप चल के 12 का बच्चा समझ के, बीए का बच्चा समझ के आप 6 से पढ़िएगा। जैसे इसमें अभी आपको हम इसके बारे में बताए, इसके बारे में दो चीज में आपको खत्म कर दिए। दो चीज में तो जितना आपको लिखा गया है, वो क्लास जो ये लिखा गया शाकाहारी मांसाहारी सर्वहारी, तो क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 में इतने हैं। है बड़का डाटा दिया हुआ, डाटा इतने दिया गया, मोस्ट पॉइंट इतने हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट। एचसीबा के बारे में थोड़ा बड़ा लिख दिया गया। क्यों लिख दिया गया? क्लास 6 के बच्चा जो है वो थोड़ा सा समझते कम है, सोचने की कैपेसिटी कम होते हैं, तो कम दिया गया है। थोड़ा सा आगे में जाएंगे, वही क्लास 9 में आएंगे ना, 9 10 में आएंगे, 12 में आएंगे, तो आपको पता चल जाएगा, आपको खुद औकात में ला देगा कि आप कितना में है और एनसीईआरटी कितना में है ना। कहने का मतलब हमको कुल मिला के यही है कि क्लास आप 6 के पढ़ रहे हैं, तो आपको क्लास 6 के बच्चा बनना होगा, है ना। जितना लिखा गया है आप कॉपी पर नोट करेंगे। जैसे आपको बुक में तो इतना डाटा दिया गया है, लेकिन यही बुक में से महत्वपूर्ण पॉइंट उठा उठा के आपके पास लाया गया है ना। हालांकि जो आपको एग्जाम में पूछता है, जो इसमें से महत्वपूर्ण चैप्टर बन रहा है, पॉइंट बन रहा है, वो चीज आपके यहाँ नोट पीडीएफ में लाया गया है। अगर पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आप वीडियो के कमेंट में मैसेज करेंगे कि हमको पीडीएफ चाहिए, तो आपको पीडीएफ का कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा, है ना। चलिए, अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। क्लास 6 का ही चैप्टर 3 4 अगले लेकर हम लोग अगला क्लास में आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक करेंगे। और हाँ, ये जो एनसीईआरटी की क्लास है, क्लास 6 से लेकर 12 तक ला डेली बेस पे आएगा। अभी 6 चलेगा 3 4 दिन, जब तक इसे खत्म हो जाए। फिर 6 के बाद हम कितना आएंगे? क्लास 6 से आएंगे, क्लास 6 पहले प्लस 6 पढ़ेंगे, 6 के बाद 7 आएंगे, 7 के बाद 8 आएंगे, 8 के बाद 9 आएंगे। ऐसे हम लोग कहाँ तक पहुंचेंगे? तो क्लास 12 तक ला, है ना। तो आप क्लास को देखेंगे, नोट करेंगे। अगर आपको लगता है कि नोट करने लायक है तो नोट कीजिए। और और ऑफलाइन के जो बच्चे हैं उन नोट करेंगे ही, और उसको क्लास में टेस्ट भी लिया जाएगा। आप लोगों का भी टेस्ट लिया जाएगा, लेकिन आप क्लास में हर हर संडे हर साप्ताहिक टेस्ट होता है, तो उसमें टेस्ट लेंगे। लेकिन जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनको क्लास 6 पूरा खत्म हो जाएगा, एक बार एनसीईआरटी क्लास 6 का क्वेश्चन आपको 50 सवाल आएंगे, और महत्वपूर्ण सवाल आएंगे जिसमें आप लगाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।